Hello students, today we will discuss excretion in human beings यानी कि मानव में उत्सर्जन। आज हम लोग मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों ने इसके पिछले वीडियो में उत्सर्जन के बारे में पढ़ा था, उत्सर्जन पदार्थ के बारे में पढ़ा था और किन जीवों में उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है, जो पदार्थ उत्सर्जित होता है वो क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो है ह्यूमन में उत्सर्जन यानी कि मानव में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। जो मनुष्य है उसमें किस प्रकार से उत्सर्जन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मानव में उत्सर्जन अंग के रूप में जो ह्यूमंस होते हैं उनमें उत्सर्जन अंग के रूप में एक जोड़ी वृक्क यानी कि वन पेयर किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर्स एंड एक मूत्राशय यानी कि यूराइनरी ब्लडर एंड एक मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स दी गई है कि जो मनुष्य है, ह्यूमंस होते हैं, उनमें वन पेयर्स किडनी, यहाँ पर वन पेयर किडनी एंड यूरेटर्स एंड यूराइनरी ब्लडर और यूरेथ्रा, ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं यानी कि उसके उत्सर्जन अंग हैं। एक जोड़ी किडनी होती है और एक जोड़ी मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर्स होते हैं, एक मूत्राशय यानी यूराइनरी ब्लडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। अभी हम लोग इसके आगे जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका डायग्राम भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें, वन पेयर किडनी कहाँ पे है और यूरेथ्रा कहाँ पे है और यूरेटर्स कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें। सो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनका मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, मुख्य एक जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो इनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है वो किडनी यानी वृक्क होता है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या होता है। ये एक सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। ये सेम के बीज के आकार के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। दूसरी चीज़ इसके बारे में स्टूडेंट्स है, यह उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक दाएं व एक बाएं स्थित होते हैं। तो दोस्तों ये स्थित कहाँ होते हैं, उदर गुहा में, उदर गुहा में और कशेरुक दंड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों ओर एक दाएं और एक बाएं। दूसरी चीज़, बायां जो वृक्क है, यहाँ पे वृक्क होगा किडनी, दाएं वृक्क से यानी कि दाएं किडनी से थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको कि जो बायां किडनी है वो दाएं किडनी से थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है। इन वयस्क मनुष्य में, ह्यूमन में यानी कि जो ह्यूमन वयस्क हैं यानी कि यूथ हैं, उनमें प्रत्येक किडनी की लंबाई, जो किडनी की लंबाई की यदि हम लोग बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई स्टूडेंट इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर, और जो इसकी मोटाई है, और जो इसकी मोटाई होती है वो यहाँ पर 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ दोस्तों, जो किडनी होती है इसकी
लंबाई की यदि बात की जाए तो वह 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। और इसकी चौड़ाई जो होती है स्टूडेंट्स वो 5 से 7 सेंटीमीटर की, और इसकी मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। जी हाँ, ये औसतन माना जाता है कि एक युवा मनुष्य में इतनी होती है। अब स्टूडेंट देखते हैं हम लोग प्रत्येक वृक्क के भीतरी, यहाँ पे प्रत्येक वृक्क के भीतरी सतह का, जो उसकी भीतरी सतह होती है का मध्य भाग धंसा हुआ होता है। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे जो किडनी है कुछ इस प्रकार से होती है। मैं यहाँ पे आपको एक बना के दिखाता हूँ। ये वाला भाग इसका धंसा हुआ भाग है, ये अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ भाग है। तो जो धंसा हुआ भाग है इसे नाभि या हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसे नाभि या हाइलम इसे बोलते हैं। इसे नाभि या हाइलम बोलते हैं, जो धंसा हुआ वाला भाग होता है। दूसरी जो नाभि से होकर, ये नाभि है, इससे होकर एक नलिका निकलती है जो वृक्क की बाहरी, ये जो यहाँ पे स्टूडेंट्स वृक्क होगा ये, यानी कि किडनी की बाहरी सतह पर उभरा हुआ होता है, जो एक नलिका उस यहाँ से निकलती है, और बाहर का जो किडनी का सतह है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। और प्रत्येक वृक्क के शीर्ष पर कैप के आकार की एक अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। जो किडनी होती है, प्रत्येक किडनी के ऊपर जो उसका ऊपरी भाग होता है वहाँ पे कैप के आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड्स या अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। इसको आप यहाँ से याद कर लीजिए कि दोनों किडनियों के ऊपर कैप के आकार की 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्लैंड्स कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स कि यूरिन का निर्माण वृक्कों में होता है। यहाँ पे यूरिन का निर्माण किडनी में होता है। जो यूरिन होती है स्टूडेंट्स, उसका निर्माण वृक्क में होता है। यहाँ से जो यूरिन है, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है, यहाँ पे होगा यूरिन। यूरिन जो होता है ये स्टूडेंट्स, यूरिन ये मूत्रवाहिनी में होता हुआ, जो यूरेटर्स होती हैं उनसे होता हुआ यूराइनरी ब्लैडर में आता है, यानी कि मूत्राशय में आता है, तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक कि इसे यूरेथ्रा से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। यहाँ पर फिर से एक बार देखेंगे ये लाइन स्टूडेंट्स, जो यूरिन होता है इसका निर्माण भी हमारे शरीर में किडनी में होता है। और यहाँ किडनी में ये क्या करता है, यह मूत्रवाहिनियों में होता हुआ, यानी कि जो यूरेटर्स होती हैं उनसे होता हुआ, ये जो यूरिन है ये यूराइनरी ब्लैडर में आता है, और यहाँ तब तक एकत्रित रहता है, यानी कलेक्ट होता रहता है जब तक कि इसे यूरेथ्रा से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स है, नोट करके आप लोग लिखेंगे कि नेफ्रॉन जो है, ये नेफ्रॉन स्टूडेंट्स इसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है इसे किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि जो वृक्क है यानी कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे कि नेफ्रॉन इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि नेफ्रॉन ही
किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किडनी में लगभग एक किडनी में यानी प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। स्टूडेंट्स, इसी नेफ्रॉन को वृक्काणु भी कहा जाता है। इसे वृक्काणु भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी जो नेफ्रॉन है इसे ही वृक्काणु कहा जाता है। तो यदि आपसे नेफ्रॉन पूछता है कि नेफ्रॉन क्या है, तो आप बताएंगे कि नेफ्रॉन और वृक्काणु एक ही दोनों शब्द हैं। वृक्काणु यहाँ पे हिंदी में इसे कह दिया जाता है और नेफ्रॉन इंग्लिश वर्ड है। तो स्टूडेंट्स, आपने पता हो गया कि प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपस में एक दूसरे से ये क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं। इस प्रकार से किडनी का निर्माण करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे किडनी की क्रिया विधि क्या होती है, यानी कि वृक्क की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ किडनी। बात करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग मैकेनिज्म ऑफ किडनी, यानी कि जो किडनी है उसकी क्रिया विधि क्या है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ कि जो वृक्क है, किडनी है, वो रुधिर से यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को अलग करके शरीर से बाहर करता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा किडनी है इसका फंक्शन जो है मेन, तो क्या करता है कि ये रुधिर से जो ब्लड होता है उसमें से यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को अलग करके शरीर से बाहर निकालता है। जो इस प्रकार से वर्ज मटेरियल्स होते हैं इनको अलग करता है रुधिर से और फिर इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह रुधिर में उपस्थित अतिरिक्त जल, यानी कि अधिक जल व लवणों को बाहर निकालकर शरीर में जल एवं सॉल्ट के संतुलन को बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स, जो हमारे ब्लड में साल्ट प्रेजेंट है, जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या प्रेजेंट है, साल्ट प्रेजेंट है, इसको शरीर से बाहर करता है और शरीर में जल एवं लवण का, यानी कि वाटर एंड सॉल्ट का जो बैलेंस है उसको बनाए रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या है, एक पॉइंट ये दिया गया है कि यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, यानी कि यकृत में। कहाँ पे होता है, यकृत में होता है, तथा यूरिया से यूरिन का निर्माण किडनी द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो यूरिया बनती है हमारे शरीर में उसका फॉर्मेशन यानी निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे लीवर में, यानी कि यकृत में। यूरिया का निर्माण हमारे यकृत में होता है। उसके बाद यूरिया से, जो यूरिया बन चुकी है, उस यूरिया से यूरिन का निर्माण हमारी किडनी में होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किडनी के कार्य क्या हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे किडनी के कार्य, यानी फंक्शन ऑफ किडनी। यह रुधिर के पीएच को नियमित बनाए रखती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो ब्लड होता है इसका जो पीएच मान है इसको क्या करती है, बैलेंस बनाए रखती है, नियमित बनाए रखती है। तो सभी स्टूडेंट से मेरा एक क्वेश्चन है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, रुधिर का पीएच मान कितना होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन, रुधिर से अनावश्यक, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, यह रुधिर के पीएच को नियमित बनाए रखता है, और दूसरा पॉइंट है रुधिर से अनावश्यक एवं विषैले पदार्थ को छानकर बाहर करता है, यानी कि जो विषैले पदार्थ हैं उसे छानकर बाहर करता है। तीसरा क्वेश्चन है, यह शरीर के अंतःकोशिकीय द्रव, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, अंतःकोशिकीय द्रव, ये सब साथ में है, अंतःकोशिकीय
द्रव एवं बाह्य कोश की द्रव जो एक्सटर्नल फ्लूइड होता है और जो इंटरनल फ्लूइड होता है उनके बीच में संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसे ही परासरण नियंत्रण कहते हैं। यानी कि परासरण नियंत्रण क्या होता है कि जब बाह्य कोश की द्रव और अंतः कोश की द्रव में संतुलन बना रहता है तो उसे ही परासरण नियंत्रण कहते हैं, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स है कि इस प्रकार से किडनी उत्सर्जन में कार्य के अतिरिक्त शरीर के अंतः वातावरण को संतुलित दशा अर्थात समस्थैतिकता को बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे शरीर में किडनी के फंक्शन क्या है, किडनी का मैकेनिज़्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा, इसमें पढ़ा कि उत्सर्जन के अतिरिक्त जो एक्सक्रीशन के में पार्टिसिपेट कर रहा है किडनी, उसके अतिरिक्त भी ये हमारे शरीर के अंदर का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसको संतुलित दशा में बनाता है। और जो हमारे अंदर का वातावरण है जब वो संतुलित होता है तब हम इसे कहते हैं समस्थैतिकता, होमियोस्टैसिस इसे कहा जाता है, को भी कंट्रोल करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कृत्रिम वृक्क। इसे देखने से पहले हम लोग चलेंगे थोड़ा से कि इसे किडनी कहाँ पे स्थित होती है, किस प्रकार से एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ले चलता हूँ डायग्राम की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका हो गया पूरा ये वाला राइट किडनी, ये वाला क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका राइट किडनी, और ये क्या हो गया आपका लेफ़्ट किडनी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपका लेफ़्ट किडनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट किडनी के ऊपर मैंने बताया था इसके ऊपर क्या है, एक कैपनुमा संरचना है। इसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स आपसे पूछा जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड्स यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा दोनों किडनी के ऊपर, यानी चाहे वो राइट किडनी हो चाहे लेफ़्ट किडनी हो, दोनों पर, यहाँ भी ये लेफ़्ट वाली किडनी के ऊपर भी पाई जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स है ये दोनों किडनी हो गई, और ये जो यहाँ से किडनी से दो नली निकलती हैं, एक किडनी से एक नली, दूसरी किडनी से दूसरी नली, इसे यूरेटर्स कहा जाता है। यूरेटर्स यानी कि मूत्रवाहिनी। दूसरी चीज़ ये दोनों नलियाँ जहाँ आकर खुलती हैं उस स्थान को यूराइनरी ब्लडर कहा जाता है, यानी कि मूत्राशय कहा जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि जो हमारी किडनी है इसका फंक्शन हमने देख लिया, इसका मैकेनिज़्म देख लिया, और आप इस प्रकार से इस किडनी को ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी नोट्स में, अपनी फेयर में बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो किडनी है वो उसकी स्थिति क्या है। देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रही है, ये लेफ़्ट किडनी है और ये दूसरी राइट किडनी, ये लेफ़्ट किडनी और ये राइट किडनी आपकी हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि जो अभी हमने पढ़ा कशेरुक दंड, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स दिए गए T9, T10, T11, T12, फिर उसके बाद L1 आएंगे आपके, L2, L3, L4, L5। तो इस प्रकार से ये क्या है, कशेरुक दंड जो रीढ़ की हड्डी है उसकी संख्याएं दी गई हैं। तो इनमें से स्टूडेंट्स जो किडनी हमारी प्रेजेंट होती है वो होती है L3 के आसपास, L2 से L3 के आसपास तक होती है। जी स्टूडेंट्स, ये L3 के आसपास होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है
कि हमारी किडनी ये आपकी नावल है, यानी जिसे नाभि कहा जाता है, ये लेफ़्ट किडनी हो गई, ये राइट किडनी हो गई। यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। ये आपका पैनक्रियाज है, ये लीवर है। डाइजेशन में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली है। डाइजेशन के टॉपिक में लीवर, पैनक्रियाज, ये स्टोमक हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आप लोग यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके पहले की वीडियो जाकर देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी क्लास 10th की बहुत ही बेहतर तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। सो हम लोगों के साथ लास्ट तक बने रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। अब स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे थोड़ा से आर्टिफिशियल किडनी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मनुष्य में जब ये किडनी जो नेचुरल रूप से किडनी होती है, ये जब कार्य करना बंद कर देती है, किसी भी कारणवश से ये नष्ट हो जाती है, कार्य करना बंद कर देती है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए यानी कि आर्टिफिशियल किडनी प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से बनाई गई किडनी का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब किसी भी मनुष्य में जो नेचुरल रूप से किडनी पाई जाती है, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, वो नष्ट हो जाती है या अपना कार्य नहीं ढंग से कर पाती, तो उसके लिए क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से जो कृत्रिम रूप से भी किडनी का निर्माण हो चुका है, कि जो आर्टिफिशियल किडनी है उससे भी हम वर्क करा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं उसकी ओर। हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के बारे में जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। किडनी जैविक अंग है। यहाँ पे देखेंगे कि किडनी जो है वो एक प्रकार का जैविक अंग है, यानी बायोटिक ऑर्गन्स है, क्योंकि उत्तरजीविता के लिए इसका सक्रिय रहना अत्यंत आवश्यक है। कई कारणों जैसे आघात, संक्रमण, बीमारी या किडनी में सीमित रुधिर सप्लाई की दशा में कभी कभी किडनी की क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण शरीर में विषैले अपशिष्ट का संचार होने लगता है। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब हमारी किडनी में कुछ आक्रामक घात हो जाते हैं, यानी कि बीमारी के कारण, या फिर किडनी में रुधिर की जो सप्लाई है वो सही रूप से नहीं हो सकती, तो इससे होता क्या है कि जो विषैले पदार्थ हैं ये हमारी रुधिर से होते हुए पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे मानव का मृत्यु भी हो सकती है इसके कारण। तो इसलिए क्या होता है कि जो हम किडनी के क्रियाशील होने पर कृत्रिम किडनी का, यानी कि क्रियाहीन होने पर, जब किडनी ना कार्य करे तो क्रियाहीन होने पर कृत्रिम किडनी का उपयोग किया जा सकता है। कृत्रिम किडनी नाइट्रोजन अपशिष्ट को रुधिर से अपोहन डायलिसिस द्वारा, इसे अपोहन या डायलिसिस के द्वारा बाहर कर देता है, यानी कि बाहर करने का कार्य करता है। आर्टिफिशियल किडनी में अनेक अर्धपारगम्य झिल्ली वाली जो नलिकाएं लगी होती हैं, यह नलिका, यहाँ पे क्या होगा, नलिकाएं लगी होती हैं। यह नलिका अपोहन द्रव से भरी एक टंकी व्यवस्थित रहती है। नलिका कहाँ पे खुलती है? एक अपोहन द्रव से भरी एक टंकी व्यवस्थित रहती है। अपोहन द्रव का परासरण दाब रुधिर के परासरण के समान ही होता है, किंतु इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं। जब रोगी के रुधिर को इस अपोहन इकाई यानी कि कृत्रिम वृक्क में प्रवाहित कर आते हैं, तब रुधिर से नाइट्रोजन जो अपशिष्ट हैं विसरण द्वारा अपोहन द्रव में पहुंच जाते हैं। शुद्ध रुधिर रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में वापस भेज दिया जाता है। इसे आर्टिफिशियल किडनी का कार्य किडनी के समान होता है, लेकिन इसमें पुनः अवशोषण न होने के कारण निबंध की मात्रा अधिक होती है तथा शरीर के लिए कुछ आवश्यक तत्व भी
त्याग दिए जाते हैं, यानी कि इसमें जाने दिए जाते हैं, आवश्यक तत्व भी त्याग दिए जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर निशांत बनता है, किंतु एक दिन में 1.5 लीटर से 2 लीटर यूरिन का उत्सर्जन किया जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि शेष निस्यांद किडनी नलिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये कार्य हो गए अपनी किडनी के। जो आर्टिफिशियल किडनी है, कृत्रिम रूप से किडनी लगाई जाती है, उसके बारे में है। तो स्टूडेंट्स, ये उत्सर्जन टॉपिक है, यहाँ से आपका समाप्त होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा रह गया कि पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पादप में जो उत्सर्जन होता है उसे वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। और पादपों में कहीं कहीं देखते हैं आप पतझड़ होते हैं, जो पत्तियां झड़ जाती हैं, वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन का ही प्रकार है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ पौधे होते हैं गोंद के रूप में उत्सर्जन करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि अपनी जड़ों के द्वारा मृदा में उत्सर्जित पदार्थों का त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है इसमें। पादपों में उत्सर्जन जंतुओं से बिल्कुल अलग होता है। जी हाँ, बिल्कुल अलग होता है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि मनुष्य में श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित पदार्थ है, उसी प्रकार से पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनी ऑक्सीजन भी एक प्रकार की उत्सर्जित पदार्थ कही जा सकती है। जो पौधे होते हैं इनमें अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों के बहुत से अपशिष्ट उत्पाद उनकी कोशिका की रिक्तिका में पत्तियों में संचित रहते हैं। पत्तियों के गिरने पर अपशिष्ट उत्पाद भी मुक्त हो जाते हैं। कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में संचित रहते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधे अपनी आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित कर देते हैं। तो इस प्रकार से भी मैंने आपको बता दिया, यही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, और आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ चाहिएगा तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आप लोगों के लिए ये पीडीएफ डाल दूंगा और आप वहां से इसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी पहली चीज़ तो आप इसका नोट्स बनाइए, सारी चीज़ें क्लियर कीजिए, उसके बाद आप पीडीएफ से पढ़िए। ठीक है, नोट्स आप बनाइए, और कहीं पे नहीं आपको लग रहा है कि नोट्स नहीं अवेलेबल है आपके पास, तब आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसे और अच्छी बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा निखार लाइए उस पर, ताकि जो आपका एग्ज़ाम हो उसे आप अच्छे से क्रैक कर सकें, आपके अच्छे नंबर आएँ। इसलिए हमारी टीम आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। आप कोई भी आपका डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना डालिए, उसका आंसर मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देन थैंक यू।